हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि संक्रमण तत्वों के जो डी ब्लॉक हैं उनके सामान्य गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि डी ब्लॉक के जो तत्व है, जो संक्रमण तत्व है, उनकी अलग अलग संक्रमण श्रेणियां होती हैं और संक्रमण तत्व कहने के पीछे कारण क्या है कि डी ब्लॉक के जो कक्षक है वो अर्धभरित या अपूर्ण भरित रहते हैं। यानी अगर पूरे भरे हुए हैं, अगर वो डी जो ब्लॉक है, डी कक्षक जो है अगर पूरा भरा हुआ है तो उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। जैसे कि लास्ट में था जिंक, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें जिंक जो है उसका डी कक्षक जो है पूरा भरा हुआ होता है, तो उसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। तो थोड़ा सा वापस हम पीछे का जो है बेसिक देखते हैं एक बार, कि हमने देखा था सबसे पहला जो हमारा संक्रमण तत्व था वो था स्कैंडियम, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 21। अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है अगर, तो वो होता है, देखो, आर्गन, क्योंकि उत्कृष्ट गैस है आर्गन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लेना है। अब बात है कि जो बाकी बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 21 है होते हैं इसके अंदर, 18 इसके अंदर आर्गन में आ गए। अब 3 बचे तो वो आएंगे 3d और 4s में। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 2 20, और फिर एक बचा वो आ गया d में। तो 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हुआ तो हमारा जो संक्रमण तत्व है उसकी शुरुआत होती है स्कैंडियम तक, ये ध्यान देना है। फिर आगे चलते 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 जिंक होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 30। तो 30 है तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे, आर्गन 18 इसमें आ गए और 3d 4s। अब देखो इसमें आ गए 2, 4s में 2 आ गए, और 3d के अंदर 10 आ जाएंगे। तो 10 2 12, 12 18 30 हो गए। तो इसका डी कक्षक जो है, 3d कक्षक जो है वो पूरा भरा हुआ है जिंक का, तो इसको हम संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। ये हमने जो इसका पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था। ऐसे ही जो अलग अलग संक्रमण श्रेणियां हैं उसके तत्वों में इसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें प्राप्त होगा। तो अब देखते हैं कि डी ब्लॉक वाले जो तत्व है उनके क्या क्या गुणधर्म हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखें, यहां पर आपको नोट्स दिख रहा है। उस नोट्स में हमारी जो पहली हेडिंग है हमारी वो है कि संक्रमण तत्वों यानी डी ब्लॉक के सामान्य गुणधर्म। तो सामान्य गुणों में क्या है, देखो, ये सारे जितने भी संक्रमण तत्व है वो सारे धात्विक गुण रखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें तनन सामर्थ्य। अब तनन सामर्थ्य का मतलब हो गया कि इनको हम खींच के लंबे तारों में बदल सकते हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, लोहा, तांबा, इनके जो तार बनते हैं, तो उस तार बनाने के पीछे कारण क्या है कि इनकी तनन सामर्थ्य होती है। अगर तनन सामर्थ्य नहीं होती तो इनके तार नहीं बनते। अगला है तन्यता। तो तन्यता भी वही है कि इसको खींच के हम लंबा कर सकते हैं। अगला है वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता। इनको पीट पीट के पतले चादर के रूप में बना सकते हैं। तो ये इनके सामान्य गुणधर्म है। अब देखें, उच्च तापीय विद्युत चालकता एवं धात्विक चमक दर्शाते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ताप के भी सुचालक होते हैं और धात्विक चमक दर्शाते हैं। ये इनके सामान्य गुणधर्म है। अब देखो, कुछ अपवाद है इनके अंदर, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, मैग्नीज। इन अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक धात्विक संरचनाएं होती है। अब धात्विक संरचनाएं क्या है उसके बारे में अभी हम जस्ट स्टडी करेंगे कि किस किस प्रकार की धात्विक संरचनाएं होती हैं और उनका क्या क्या योगदान है इनके सामान्य गुणधर्म में। तो देखें,
संक्रमण धातुओं की विभिन्न जालक संरचनाएं होती है। जालक का मतलब लैटिस, यानी उसके जो परमाणु हैं धातु के, वो किस प्रकार आपस में बॉन्डिंग कर रखे हैं एक परमाणु से दूसरे परमाणु के द्वारा। तो ये होती है जालक संरचना, इसको हम लैटिस भी कहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला नाम आया है स्कैंडियम का, क्योंकि संक्रमण श्रेणी में सबसे पहला धातु स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम का जो संरचना होती है वो होती है HCP, ध्यान देना, HCP, और एक है BCC। अब HCP का पूरा नाम क्या है, देखो ध्यान से देखना यहां पर, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हिंदी में बोले इसको तो कहते हैं इसको षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। अब ये क्या है, देखो ये संरचना का नाम है, और संरचना का नाम कैसे है, हेक्सागोनल कैसे पड़ा, कि इसके अंदर यानी 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार लगे रहते हैं, जैसे कि एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, और एक यहां पर, और एक यहां पर, और एक यहां पर, और एक यहां पर। तो इस प्रकार इनके ये संरचनाएं होती है। तो जैसे कि ये इनको जोड़ दिया, इससे ये जुड़ गया, इससे ये, इससे ये, और ये एक इस प्रकार की संरचना जो आपके बनी हुई है नोट्स में, वो आप देख सकते हैं। ये संरचना है, इनको इधर मिला दो, बीच में सेंटर पॉइंट भी होता है। तो ये जो है संरचना बनी हुई आपके पास में, इसको कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो ये क्या दर्शाता है, ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन का या एक परमाणु का दूसरे परमाणु से जुड़ाव, किस प्रकार की बॉन्डिंग बना रहा है, किस प्रकार का जालक बना रहा है, वो दर्शाता है। तो एक तो ये हो गया षटकोणीय निबिड़तम संकुलन यानी HCP। तो स्कैंडियम की जो संरचना होती है, जालक संरचना होती है, वो होती है HCP, और दूसरी होती है BCC। अब BCC में क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी एक क्यूब होता है, घन बोलते हैं, और उसके सेंटर में, केंद्र में भी एक परमाणु होता है। तो ये इसके जो संरचना बनी हुई है इसकी, आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहा है यहाँ पर, तो उसमें आप इसको देख सकते हैं। अब इसमें जो एक और है कोने में बना हुआ, जो है CCP। अब CCP में भी आपको एक घनाभ के आकार का एक डायग्राम दिख रहा है, जिसके कोनों पर परमाणु जमे हुए हैं, और इसके प्रत्येक फलक के ऊपर भी एक परमाणु है जो आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये होता है CCP। तो आपके पास में इस चैप्टर में 3 प्रकार की जालक संरचनाएं मिलेगी। पहली है HCP, दूसरी है BCC, तीसरी है CCP। तो HCP में आपको 6 फलक आपको मिलेंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे इस प्रकार जो है वो जुड़े हुए मिलेंगे आपको, और BCC में आपको एक घनाभ का आकार का मिलेगा, घन के आकार का, और उसके केंद्र में एक परमाणु होता है, और CCP के अंदर आपको घनाभ के आकार का संरचना मिलेगी, कोनों पर परमाणु है, प्रत्येक फलक पर भी एक एक परमाणु होता है। तो ये इनकी जालक संरचनाएं हैं। अब अपनी बुक में जो है ये डायग्राम जो है ये है नहीं, केवल नाम दिए हुए हैं। डायग्राम तो मैंने यहां बनाए इसलिए ताकि समझ में आए कि इनकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखें अब कौन कौन से परमाणु की या कौन कौन से जो तत्व हैं उनकी किस किस प्रकार की संरचना होती है, वो बोर्ड एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें बेसिक जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि संरचना का क्या रोल है इसके अंदर। तो देखो टाइटेनियम जो है इसकी संरचना है HCP और BCC, वेनेडियम की है BCC, क्रोमियम की है BCC, मैग्नीज जो Mn है इसकी होती है X एक विशेष धात्विक संरचना होती है, और BCC और CCP संरचना इसकी होती है। तो ये इनकी अलग अलग संरचनाएं हैं। फिर बात करते हैं आयरन की, तो उसकी होती है BCC और HCP, और कोबाल्ट की है CCP और HCP, निकेल आ गया इसकी भी CCP है, और कॉपर की भी CCP है, जिंक की X की विशेष रचना होती है और HCP है।
बाकी और भी ये दो टेबल बनी हुई है, इनमें तत्वों की जो प्रतीक है वो, साथ में इनकी क्या क्या संरचना है वो यहां पर दी हुई है। तो बोर्ड एग्जाम में आपको संरचना के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अब देखो यहां पर आगे इसके बाद में भौतिक गुण। तो भौतिक गुण वाली जो हेडिंग है इसमें देखो संक्रमण धातुएं जिंक, कैडमियम और Hg, इनको छोड़कर बाकी जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं, वो बहुत ही कठोर होते हैं और अल्प वाष्पशील होते हैं, यानी वाष्पशील बहुत ही कम होते हैं, और इनके गलनांक और कवचनांक उच्च होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा ताप पर ये गलते हैं, पिघलते हैं, और बहुत ही ज्यादा ताप पर ये वाष्पशील होते हैं। उच्च गलनांक का कारण क्या है? अंतर परमाणविक धात्विक बंधन जो होते हैं उनके। अब अंतर परमाणविक धात्विक बंधन जो होते हैं वो किन किन के बीच में होते हैं? वो होते हैं, एक तो जैसे कि बात करें हम, ये आपने इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा होगा कि N-1 D और NS। अब इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 से 10 तक होते हैं, इनमें होते हैं 1 से 2। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करते हैं, तो इनका जो धात्विक बंधन होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। तो इनकी जो बॉन्डिंग है आपस में, इनके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉनों की, उस बॉन्डिंग के आधार पर इनकी मजबूती, इनके गलनांक, इनके कवचनांक, बाकी सारे जो है वो भौतिक गुणधर्म तय होते हैं। तो देखो धात्विक बंधन में NS इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त N-1 D कक्षकों के अधिक इलेक्ट्रॉनों की भागीदारी होती है, यानी इनके जो इलेक्ट्रॉन आपस में धात्विक बॉन्डिंग बनाते हैं, बंधन बनाते हैं। केवल Mn तथा Tc के अपवादों को छोड़कर, Mn और Tc के अपवादों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास, D5 मतलब जिसका D विन्यास आधा भरा हुआ है, पर अधिकतम होते हैं, तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। जैसे जैसे इनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हैं तो इनका गलनांक भी धीरे धीरे घटता रहता है। तो यहां पर एक ग्राफ बता रखा है यहां पर, तो ये ग्राफ जो है वो परमाणु क्रमांक के साथ साथ में गलनांक में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको दर्शा रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो गलनांक जो दिख रहा है वो है W क्या है? टंगस्टन है यहां पर, वो है तृतीय श्रेणी में। उसके बाद में उसके नीचे आता है MO, और सबसे कम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है Mn का, वो है प्रथम श्रेणी का। तो ये यहां पर क्या है? ये इनके गलनांक और परमाणु क्रमांक के बीच में संबंध है। ठीक है, अब इसके बाद देखो कणन एंथैल्पी। तो कणन एंथैल्पी के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। कणन एंथैल्पी होती क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो कणन एंथैल्पी का मतलब हो गया कि अगर हमारे पास में 1 मोल धातु के परमाणु ठोस अवस्था में हैं और उनको ताप देकर, ऊष्मा देकर उनको वाष्प या गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे बोलते हैं कणन एंथैल्पी। तो देखो इसकी परिभाषा दी हुई है कि कणन एंथैल्पी वह ऊर्जा है या एंथैल्पी परिवर्तन है जो 1 मोल ठोस धातु को उसके गैसीय परमाणु में बदलने के लिए आवश्यक होती है, यानी ठोस से वो गैस में कन्वर्ट कर देता है, इतनी ऊर्जा उनके पास में होनी चाहिए। मानक परिस्थिति क्या है? तापमान 298 केल्विन होना चाहिए और दाब 1 atm होना चाहिए। इसे किलो जूल प्रति मोल में मापा जाता है। ध्यान देना, कणन एंथैल्पी का जो मात्रक है वो होता है किलो जूल प्रति मोल, यानी प्रति 1 मोल को किलो जूल में ऊर्जा देनी पड़ती है। इनका जो रासायनिक समीकरण है वो यहां पर दिया हुआ है कि MS का मतलब धातु यानी ठोस अवस्था, और Mg यानी इसको गैसीय अवस्था में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो डेल H ATM, सॉरी एटम दिया हुआ है यहां पर, या इसको हम डेल H A भी कह सकते हैं। ये जो है ये दिखाता है कणन एंथैल्पी को या एंथैल्पी में परिवर्तन को। उदाहरण है, लोहे का अगर 1 मोल ठोस अवस्था में है और उसको अगर गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करना है तो हमें 416 किलो जूल
ऊर्जा देनी पड़ेगी। प्रति 1 मोल को 416 किलो जूल की ऊर्जा देनी पड़ेगी उसको ठोस से गैस में बदलने के लिए। तो लोहे की जो करंट एंथैल्पी है वो हो गई 416 किलो जूल प्रति मोल। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल ठोस लोहे को गैसीय परमाणुओं में बदलने के लिए हमें 416 किलो जूल ऊर्जा चाहिए। तो ये इसकी करंट एंथैल्पी होती है। अब करंट एंथैल्पी का क्या महत्व है, क्या योगदान है, तो देखो यह है धातु के लेटिस का मतलब क्या है, जालक। जालक की मजबूती और धात्विक बंधन की क्षमता को दर्शाता है। करंट एंथैल्पी का मतलब है क्या दिखा गया कि जालक जो है उसकी मजबूती कितनी है और धात्विक जो बंधन है उसकी क्षमता या शक्ति कितनी है उसको दर्शाता है। कौन दर्शाता है, करंट एंथैल्पी। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में ये ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, करंट एंथैल्पी, क्योंकि इनमें मजबूत धात्विक बंधन होते हैं। डी और एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं इनमें मजबूत धात्विक बंधन होता है, इसलिए इनकी करंट एंथैल्पी ज्यादा होती है। डी ब्लॉक तत्वों में करंट एंथैल्पी देखो, डी ब्लॉक में लोहा, कॉपर और निकेल में करंट एंथैल्पी आमतौर पर अधिक होती है, यानी ये इनमें जो है वो ज्यादा होती है। अब इसका कारण क्या है, इनकी करंट एंथैल्पी का अधिक होने का कारण क्या है, कारण यहां पर बताए हुए हैं। पहला पॉइंट है इसमें मजबूत धात्विक बंधन। तो N-D और NS जो ये कक्षक है इनके इलेक्ट्रॉन मजबूत धात्विक बंधन बनाते हैं, जिसके कारण इनकी जो करंट एंथैल्पी है वो ज्यादा होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है डी ब्लॉक तत्वों में N-1D और NS कक्षकों के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंधन में भाग लेते हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विशेषकर डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन धातु के जालक को मजबूत बनाते हैं। जो जालक बनता है उसको ये डी कक्षक वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो मजबूत बनाते हैं, जिससे इसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये कारण है कि दूसरा कारण है छोटी परमाणु त्रिज्या। जो भी ये तत्व है इनकी जो त्रिज्या होती है वो बहुत कम होती है। तो देखो छोटे साइज की वजह से परमाणु एक दूसरे के करीब होते हैं, जिससे बंधन मजबूत होता है। परमाणु एक दूसरे के पास में रहेंगे तो बॉन्डिंग उनकी मजबूत रहेगी। अगला है तीसरा पॉइंट, उच्च गलनांक और कवचनांक। करंट एंथैल्पी का संबंध जो है ज्यादा होने का कारण यह है कि उनका गलनांक और कवचनांक ज्यादा होता है। डी ब्लॉक तत्वों में जैसे कि W क्या है, टंगस्टन है और MO मोलिब्डेनम है, तो इनके जो उच्च गलनांक है उनकी उच्च करंट एंथैल्पी को दर्शाते हैं। यानी गलनांक अगर उच्च होगा तो करंट एंथैल्पी अपने आप ही ज्यादा होगी। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रबल या उतना ही प्रबल परिणामी आबंधन होगा। ये लाइन थोड़ी याद रख लेना, पूछ सकते हैं, खाली जगह पूछ सकते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिणामी आबंधन होगा। तो आपको एक तो करंट एंथैल्पी अधिक होने के कारण जो है ये थोड़ा ध्यान देना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में, खाली जगह में, इनका ध्यान देना है। एक ये जो लाइन आई है यहाँ पर कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ही प्रबल परिणामी आबंधन होगा। तो यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है, ये करंट एंथैल्पी को दर्शा रहा है। यहां पर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे करंट एंथैल्पी का मान घटेगा। तो यहां पर देखो इस ग्राफ के नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है और वो इस प्रकार है कि धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में करंट एंथैल्पी का योगदान होता है, या ये एक महत्वपूर्ण कारक है। किसमें, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो उसके निर्धारण में करंट एंथैल्पी का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः बहुत उच्च करंट एंथैल्पी वाली धातुओं की प्रवृत्ति जो होती है वो अभिक्रिया में बहुत बढ़िया रहने की यानी उत्कृष्ट रहने की होती है। यानी जिस धातु की करंट एंथैल्पी ज्यादा है वो बहुत ही बढ़िया अभिक्रिया में काम करेगा, उत्कृष्ट रहेगी। कैसे रहेगी इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो ये चीज ध्यान देनी है आपको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव के निर्धारण में जो करंट एंथैल्पी है उसका अच्छा खासा योगदान है, एक महत्वपूर्ण ये कारक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है और इसके बाद में आगे जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से। नोट्स आपको हर एक लेक्चर के नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो बढ़िया आप नोट्स बनाएं और इनको
धीरे धीरे पढ़ें। देखो इस चैप्टर को हम पहले एक बेसिक लेवल से ले रहे हैं और जो अपना एनसीईआरटी का सिलेबस उसके अकॉर्डिंग। बाकी बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपको बताए जाएंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और मोस्ट जो पॉइंट है वो आपको पहले ही बता देंगे। लेकिन चैप्टर आपको पूरा आना चाहिए, चैप्टर का हर एक पॉइंट आपको समझ में आना जरूरी है। थैंक यू।